हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 22 फरवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का और आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि इनमें से कौन सा एक म्यूजिक फॉर्म है जो कि पंजाब से एसोसिएटेड है, मतलब कौन सा म्यूजिक फॉर्म पंजाब में सबसे ज्यादा गाया जाता है। तो इसका सही आंसर है टप्पा। क्या बोलते हैं इसे? टप्पा। अब देखिए, जो टप्पा है ना, इसकी खास बात यह है कि ये मेलोडियस फॉर्म में गाया जाता है। इसके साथ बहुत सारी कहावतें और बोलियां भी बोली जाती हैं। स्पेशली ऐसा माना जाता है कि अगर कोई प्यार में है या फिर कोई लव बर्ड काइंड ऑफ है, तो वो लोग इसे इमोशनली भी फील कर सकते हैं। दरअसल ये जो टप्पा म्यूजिक फॉर्म है, इसको शुरू किया गया था ग्वालियर घराने से। कहाँ से? ग्वालियर घराने से। तो ये आपसे आर्ट एंड कल्चर का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा घराना है जहां से टप्पा फॉर्म को सबसे ज्यादा गाया गया है इतिहास में। तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर घराना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुगल शासक रह चुके हैं जिनके दरबार में भी टप्पे और बोलियां गाए जाते थे। बेसिकली अगर इसके ओरिजिन की बात करी जाए तो इतिहास में पंजाब वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो लोग ऊंट चलाने वाले लोग होते थे, तो उन्होंने इसकी शुरुआत गाकर चालू करी थी। उसके बाद धीमे धीमे पूरे पंजाब में फैले, उत्तर भारत में, फिर दक्षिण भारत में, और आज की डेट में पूरे देश भर में से अलग अलग रीजन्स में गाया जाता है। लेकिन हाँ, नॉर्थ इंडिया में और उसमें भी पंजाब में सबसे ज़्यादा इसे गाया जाता है। तो जिन लोगों ने भी 4th 1 आंसर किया था, उन सभी का आंसर सही है। 2025 के किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए एसएससी क्वेश्चन बैंक को अमेजॉन से ऑर्डर करके आप आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। इस किताब में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। पिछले 10 सालों के सारे पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के साथ कवर हैं। आपको भी पता है एसएससी 70% जीएस के क्वेश्चन रिपीट करता है। तो अगर आपको जीएस से डर लग रहा है या फिर पिछले कई एग्जाम्स में आप जीएस की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस किताब में बखूबी मैंने सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगराइज करके दी हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई जो मुगल अंपायर है, इससे 2020 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब उनमें से भी कितने सीपीओ में पूछे गए, कितने सीजीएल में पूछे गए, कितने सीएचएसएल में और कितने एमटीएस में। इस तरीके से अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है जिससे कि आपको पता लग सके कि हर एक टॉपिक का वेटेज क्या है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत सरकार के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अगले 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 2027 तक ये भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर कार्यरत रहेंगे और 2027 में भी 31 मार्च तक। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है, ये भारत सरकार को अर्थव्यवस्था पर पर्सनली एडवाइस करने का काम करता है। मतलब भारत सरकार अगर कहीं पर भी चाहती है सलाह लेना अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही उनको सलाह देते हैं। हाल ही में बीबीसी की तरफ से इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 कौन डिक्लेयर करी गई हैं? तो इसका खिताब मनु भाकर को दिया गया है। द वन एंड ओनली मनु भाकर। आपको पता है 2024 में बहुत सारे माइलस्टोन भी इन्होंने अचीव किए हुए हैं। भारत के लिए गोल्ड भी लेकर आई हैं। तो अब यह बीबीसी की तरफ से 2024 की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करी गई हैं। इसके अलावा एक नाम आप और ध्यान रखिए, ये हैं अवनी लेखारा। अवनी लेखारा, ठीक है, इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लाई हैं और अवनी लेखारा को पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिताली राज जो हैं क्रिकेट की, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है बीबीसी की तरफ से। और शीतल देवी जो हैं, जो कि आर्चरी करती हैं, मतलब तीरंदाजी, उनको एमर्जिंग एथलीट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं बीबीसी की तरफ से, ये सब मैंने पीडीएफ में टेबल के फॉर्मेट में दे दिए हैं। एक तरफ खिलाड़ियों के नाम और एक तरफ कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो एक बार आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। ये कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में एलटीआई माइंड ट्री के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इस कंपनी से ये बैंकिंग ऑपरेशंस और आईटी सर्विसेज की मदद लेंगे? तो ये है यूरो बैंक। और यूरो बैंक आप जानते हैं कौन सा देश का बैंक है?
ये ग्रीस का बैंक है, ठीक है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस जो है वही इसका हेडक्वार्टर है। यूरो बैंक काफ़ी पुराना है, 1924 में ये स्थापित किया गया था और इसके सीईओ हैं फैक्योन कारावाइस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैक्योन कारावाइस। और जिस तरीके से भारत में आपने देखा है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है तो एसबीआई टीसीएस की आईटी सर्विसेज लेता है, उसी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब इन्फोसिस की आईटी सर्विसेज लेते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है। यूरो बैंक ने अपनी आईटी सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट एलटीआई माइंड ट्री कंपनी को दिया है। ये एक भारतीय कंपनी है, 1996 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कौन से दिन मनाया गया है? हिंदी में बोलते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो ये दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार 2025 की थीम रही स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में हर एक देश की सरकार को न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, जिसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये डे 2009 में मनाया गया था। ये कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा क्रिएटर मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है और इसकी मदद से ये इन्फ्लुएंसर ड्राइवन ट्रैफिक जो है उसको इन्हेंस करने का काम करेंगे? तो ये है मीशो। और मीशो अमेज़ॉन की ही तरह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको तरह तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। विमेंस स्टोर अलग है, मेंस स्टोर अलग है। और जैसे कि मेंस में जब आप जाएंगे तो उनके आपको वियर्स मिलेंगे। अब इसमें भी स्पोर्ट्स वियर अलग मिलेंगे, अंडर वियर्स अलग मिलेंगे, शूज़ की अलग कैटेगरी होगी, एक्सेसरीज की कैटेगरी अलग होगी। उसी तरीके से विमेंस में भी है। तो मीशो क्या है? एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब इन्होंने उन लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर ड्राइवन ट्रैफिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है जो कि मीशो में अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लेदर के फील्ड में काम करते हैं और आप लेदर से पर्स बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइनर पर्स आप बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकें, तो आप मीशो में जाके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो, जिसके लिए क्रिएटर मार्केट प्लेस एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। मीशो की स्थापना 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसके सीईओ हैं विदित अत्रे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विदित अत्रे, ठीक है। पढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, कल जो मैं फंडामेंटल राइट्स की क्लास लेने वाला था एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर, वो क्लास स्टार्ट हुई थी लेकिन थोड़ी देर के बाद टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बंद हो गई थी। तो वही क्लास मैं आज फिर से ले रहा हूं, लेकिन सुबह 11 बजे ये क्लास होगी। तो जो लोग भी फंडामेंटल राइट्स टॉपिक कवर करना चाहते हैं आज सुबह 11 बजे मेरे साथ कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है एसएससी टेक्स्ट बुक, उसी में स्ट्रीम लगी हुई है। जाकर नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तुरंत आपको पता लग जाए। और हाँ, 50 दिन का मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूँ सीजीएल प्री क्लियर करने के लिए 2025 का, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बैच है जो कि एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर चला रहा हूँ और आज इसका डे 5 की क्लास है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 3 कंपनीज के साथ पैक्ट साइन किया है? एक तो रिलायंस रिटेल, दूसरा एससीएल फाउंडेशन और तीसरी कंपनी है तोराजामिलो इंडोनेशिया। इन तीनों के साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया है ताकि ये ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सके। तो ये भारत सरकार का संस्थान है ट्राइफेड, जिसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, ये एक ऐसा संस्थान है जो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि भारत में जितनी भी जनजातियां हैं, मतलब जो जंगलों में रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में लिस्ट करें, ठीक है। तो अब ऐसा कैसे होगा? क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ प्रोडक्ट तो अपने बना लेती हैं लेकिन इनके पास मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट इनकी मदद करती है। रिलायंस रिटेल में आज की डेट में आप देखोगे लगभग सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, डेकोर आइटम्स भी बिकते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी बिकती हैं। तो जो भी हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ इस तरीके के प्रोडक्ट बना रही हैं उनके प्रोडक्ट्स को रिलायंस रिटेल में लिस्ट किया जाएगा। अब इसके लिए जो पैसे की मदद लगेगी वो एससीएल फाउंडेशन करेगी और इंडोनेशिया की तोराजामिलो करेगी। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन हैं रमसिन राथवा। हाल ही में रोहित शर्मा
दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले ओडीआई फॉर्मेट के क्रिकेटर बन गए हैं। इनसे भी तेज कौन है? तो रोहित शर्मा से पहले सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिन्होंने इनसे भी तेज 11,000 रन वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में कवर किए हुए हैं, और ये हैं द वन एंड ओनली विराट कोहली। रोहित शर्मा ने 261 इनिंग्स में 11,000 रन बनाए हैं, जबकि विराट कोहली ने मात्र 222 इनिंग्स में ही अपने 11,000 रन पहले ही पूरे कर लिए हैं। अब अगर भारतीयों की बात करें तो भारतीयों में रोहित शर्मा चौथे ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिसने 11,000 रन का आंकड़ा वनडे इंटरनेशनल में पार किया है। इनसे पहले कौन कौन है? तो एक तो हैं सचिन तेंदुलकर, इसके बाद हैं सौरव गांगुली के बाद हैं विराट कोहली, और विराट कोहली के बाद अब इसमें शामिल हो गए हैं रोहित शर्मा। तो आज तक के क्रिकेट के इतिहास में केवल ये 4 भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 11,000 रन ओडीआई फॉर्मेट में बनाए हुए हैं। और ओवरऑल अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो रोहित शर्मा 10वें खिलाड़ी हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में आज तक 10 खिलाड़ी केवल ऐसे हुए हैं जिन्होंने 11,000 रन बनाए हैं, जिसमें से 4 भारतीय हैं। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट में ये भारतीय बॉलर कौन हैं जिन्होंने सबसे तेज 200 विकेट ले लिए हैं? तो ये हैं मोहम्मद शमी। अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी का भारत और बांग्लादेश का जो मैच हुआ है, उस बांग्लादेश के मैच में जब मोहम्मद शमी खेलने आए थे तो उस टाइम पर इनके 197 विकेट थे वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में, लेकिन इस मैच में इन्होंने 5 विकेट झटक लिए, जिसकी वजह से 200 का आंकड़ा पार कर गए हैं। और मोहम्मद शमी जो हैं इन्होंने ये कारनामा किया है 104 मैचेस में, और इनसे पहले जो थे ये थे अजीत अगरकर। 133 मैचों में अजीत अगरकर ने 200 विकेट लिए थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने मात्र 104 मैचेस में ही 200 का आंकड़ा पार कर लिया है, और इस टाइम पर 202 विकेट ये ले चुके हैं। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो ये सिर्फ एक ही खिलाड़ी से पीछे हैं। कौन? और वो हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने मात्र 102 मैचेस में ही 200 विकेट झटक लिए थे। अच्छा, अगर बात करी जाए पूरे दुनिया में ऐसे ओडीआई फॉर्मेट में कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200 प्लस विकेट लिए हैं, तो शमी 8वें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले केवल 7 खिलाड़ी हैं पूरे दुनिया में जिन्होंने ओडीआई में 200 प्लस विकेट लिए हैं। ये कौन है जिनके द्वारा भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉल किया गया है दिल्ली के ओखला में? तो जो ओखला मेट्रो स्टेशन है ना, उसी में इंस्टॉल किया गया है वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट, और इसका उद्घाटन किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मनोहर लाल खट्टर इस टाइम पर यूनियन अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं और साथ में ये पावर मिनिस्टर भी हैं। अब देखिए, ये वर्टिकल बाईफेशियल प्लांट क्या है? एक तो नॉर्मल होता है सोलर प्लांट, आपको पता है। तो जो नॉर्मल सोलर प्लांट है उसमें आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके सोलर पैनल्स लगे हैं। अब सूर्य की किरणें इस पर आके यूं पड़ती हैं और इसी तरीके से चार्ज होते रहते हैं। लेकिन वर्टिकल बाईफेशियल का मतलब यह है कि जो ये सोलर पैनल्स हैं इनको इस तरीके से इंस्टॉल किया गया है, मतलब वर्टिकली 90 डिग्री पर इनको खड़ा किया गया है। अब इसमें दोनों तरफ से जो सोलर पैनल्स की लेयर है वो दोनों तरफ से फिक्स करी गई है। तो इसकी खास बात यह है कि अभी तक क्या होता था कि सूर्य अगर इधर है तब तो ये चार्ज हो रहे हैं, लेकिन सूर्य तो घूम रहा है, घूम के इधर आ जाएगा, मतलब अर्थ घूम रही है सूर्य के चारों ओर। तो एक ऐसा टाइम है कि सूर्य की जो रोशनी है वो पीछे की तरफ आएगी, तो ये चार्ज नहीं हो पाते थे। लेकिन अब इसमें क्या है, वर्टिकल बाईफेशियल है। बाईफेशियल का मतलब दोनों तरफ इनका चेहरा है, तो इससे क्या होगा कि ये हर टाइम दोनों तरफ से चार्ज होते रहेंगे। एक और ख़ास बात है, ये जो सोलर प्लांट है पहली बार किसी मेट्रो स्टेशन के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। दिल्ली में वैसे ही जगह की कमी है, लैंड की कमी है, तो ऐसे में जो मेट्रो स्टेशंस हैं उनके ऊपर अब सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि ज़मीन भी बचेगी और जो जगह बनी हुई है उसको भी यूटिलाइज किया जा सकेगा। और ओखला मेट्रो स्टेशन दिल्ली का अब पूरे तरीके से सोलर पैनल से ही संचालित होगा। आगे आने वाले समय में दिल्ली के और भी मेट्रो स्टेशंस में इस तरीके के बाईफेशियल सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा 2025 के लिए कितने करोड़ का बजट पास किया गया है? तो इस बार योगी सरकार ने 8.09 लाख करोड़ का बजट पास किया है 2025 के सत्र के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो इस साल का जो बजट है उसमें 10% की बढ़ोतरी करी गई है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा बजट है ये। ओवरऑल बजट में से जो 13% है
ये शिक्षा के लिए दिया गया है, एजुकेशन के लिए। 22% जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, और 11% जो है ये कृषि के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है। भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में एक स्पेशल स्क्रीनिंग ड्राइव चलाई जा रही है पूरे देश भर में। ये कौन से तरह की बीमारियों के लिए चलाई जा रही है स्क्रीनिंग ड्राइव? तो भारत सरकार ने ये कैटेगरी है एनसीडी कैटेगरी, जिसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस किनको बोलते हैं? ऐसी बीमारियां जो कि छूने वगैरह से नहीं फैलती हैं। अब इसमें कौन कौन सी बीमारी आ जाती है? जैसे कि इसमें डायबिटीज़ आ जाती है, ठीक है, और कैंसर आ जाता है, और हाइपरटेंशन हो गया। इस तरीके की बीमारियां जो हैं ये छूने से नहीं फैलती हैं। तो इस तरीके की बीमारियों के लिए पूरे देश भर में जगह जगह पर जहां पर भी आयुष्मान आरोग्य केंद्र बनाए गए हैं, उन सभी केंद्रों में मुफ्त में टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी उम्र 30 साल है या उससे ज़्यादा है, उन सभी लोगों की स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करी जा रही है, जिससे कि लोगों को पता लग सके कि किसी भी तरीके की एनसीडी से वो जूझ तो नहीं रहे हैं। आज की डेट में भारत में सबसे ज़्यादा 3 तरीके के कॉमन कैंसर हैं। एक तो ओरल कैंसर है, दूसरा ब्रेस्ट कैंसर है महिलाओं में, और तीसरा है सर्वाइकल कैंसर। तो ये 3 कैंसर्स की इसमें जांच भी करी जाएगी। और क्या आप जानते हैं इस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ये हैं जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा। डीजीसीए, जिसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, भारत में विमानों को लेकर जितने भी मानक बनाए जाते हैं वो सब डीजीसीए ही बनाता है। तो डीजीसीए के द्वारा पायलट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो इसको डीजीसीए मिनिस्टर राम मोहन नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। राम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर हैं इस टाइम पे। अभी तक क्या होता था कि कोई भी पायलट जो कि कॉमर्शियल फ्लाइट्स उड़ा रहा है, ठीक है, तो हर एक पायलट को जो लाइसेंस की हार्ड कॉपी है वो कैरी करनी पड़ती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा। डीजीसीए का अपना एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में भारत के हर एक वो व्यक्ति जो कि पायलट का लाइसेंस रखता है या धारण करता है, उसके लाइसेंस को डिजिटली यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। इससे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी और सिक्योरिटी भी बेहतर हो पाएगी। भारत इसी के साथ दुनिया का दूसरा ऐसा करने वाला देश बन गया है। इससे पहले चाइना इकलौता देश है पूरे दुनिया में जहां पर इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस वेरीफाइड है। अब भारत में भी इस तरीके की चीज़ें होंगी। मतलब अब पायलट्स को हार्ड कॉपी कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो डीजीसीए के एप्लीकेशन में ही अपना जो लाइसेंस है उसे एक्सेस कर सकते हैं। इवन डीजीसीए की कोई भी अथॉरिटी अगर किसी भी पायलट का लाइसेंस देखना चाहती है तो वो भी उसी सेम एप्लीकेशन में देख पाएंगे। डीजीसीए की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, 2021 का जो सेंसस था उसका स्लोगन क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी सुबह 11 बजे आज मेरी आपसे मुलाकात हो रही है डे 5 की क्लास में। फंडामेंटल राइट्स जो भी कवर करना चाहते हैं आ जाइएगा एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।